अब सिर्फ आदि को सिमरन से दूर करना है। इधर सिमरन की आंखों में अब धीरे धीरे अजीब सी मदहोशी छाने लगी थी। तभी सिचुएशन को देखते हुए संजय ने विक्रांत को कोई इशारा किया। विक्रांत ने टेबल पर रखी सब्जी की प्लेट उठाई और आदि को सर्व करने लगा। सर्व करते करते आदि की शर्ट पर सब्जी गिरा दी। सब्जी गिरते ही संजय अपनी सीट से एकदम से उठा और आदि की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या किया विक्रांत तुमने? सॉरी आदि, उससे गलती से हो गया। विक्रांत, जाकर आदि की हेल्प करो, उसकी शर्ट साफ करो। टिश्यू से अपनी शर्ट साफ करते हुए आदि ने संजय को बीच में टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी शर्ट खुद साफ कर लूंगा। और ये कहते हुए वो वॉशरूम की तरफ चला गया। जैसे ही आदि वॉशरूम की तरफ गया, सिमरन अपनी सीट से उठने लगी, लेकिन तब तक दवाई अपना असर कर चुकी थी। उसके कदम डगमगाने लगे और वो गिरने लगी। संजय और विक्रांत ने सिमरन को संभाला और इधर उधर नजर बचाते हुए उसे अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। सब कुछ उनकी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। तभी इसी बीच वहां पर आदि आ गया, लेकिन सीट पर सिमरन, संजय और विक्रांत को न पाकर उसके होश उड़ गए। वो इधर उधर तेज कदमों से दौड़ा और सिमरन को ढूंढने लगा। सामने से आते वेटर को रोकते हुए आदि ने पूछा, वेटर, तुमने क्या यहां पर बैठी हुई मैडम को जाते हुए देखा है? उनके साथ 2 लोग और भी थे। आदि के सवाल पर वेटर ने ना में सिर हिलाया। आदि के पसीने छूटने लगे। वो पागलों के जैसे इधर उधर देख रहा था कि आखिर सिमरन गई तो कहां गई। दूसरी तरफ जैसे ही सनी माया के पास पहुंचा, माया सनी को देख घबराते हुए बोली, सनी कुछ करो, वरना यह आदर्श हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। माया की बात पर सनी शॉक्ड था। उसने बड़ी असमंजस भरी आंखों से माया को देखा और पूछा, ऐसा कैसे कर सकता है आदर्श? तुम्हें क्यों लगता है कि वो ऐसा कुछ कर पाएगा? सनी की बात का जवाब देते हुए माया टेंशन में बोली, मैं उसके मोबाइल पर अभी अभी एक क्लिप देख कर आ रही हूं जो उसने धोखे से बनाया है। उसका कहना है कि वो इसे मीडिया वालों को दे देगा, और तुम्हें पता है ना कि मीडिया वाले कैसे छोटी छोटी बातों को बड़ा करके बताते हैं। माया की बात सुनते ही सनी को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, हम भी तो जवाब दे सकते हैं मीडिया वालों के सवालों का। इस पर माया घबरा कर बोली, तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो हमें बदनाम करना चाहता है और इससे तुम्हारी कंपनी का बहुत नुकसान हो सकता है। मैंने आदर्श को यहां बुलाया है, प्लीज उससे बात कर लो। अभी माया बोल ही रही थी कि तभी वहां आदर्श पहुंच गया। आदर्श को देखते ही सनी बेहद गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और बोला, क्या बोल रहा था माया से? इस पर आदर्श बेशर्मी से हंसते हुए बोला, आप तो नाराज हो गए। मैं बस इतना बोल रहा था कि अगर आप चाहें तो मैं मीडिया तक जाने से रुक सकता हूं और फिर आपका कभी पीछा भी नहीं करूंगा। बस आप मुझे मेरी कीमत दे दें। इतना सुनते ही सनी ने गुस्से से आदर्श का कॉलर पकड़ा और दांत पीसते हुए बोला, बोल क्या कीमत चाहिए? आदर्श ने सनी के हाथों को अपने कॉलर पर से हटाया और कहा, 1 करोड़। इतना बोलकर वो कुछ सेकंड के लिए रुका, मुस्कुराकर सनी की तरफ देखा, फिर आगे बोला, वो भी कैश। तुम मुझे अगर ये रुपए दे दो तो मैं मीडिया में नहीं जाऊंगा, ये वादा है मेरा। आदर्श की बात सुन सनी ने तिरछी नजरों से माया और फिर आदर्श को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, डरता वो है जिसने कभी गलत किया हो, इसलिए मुझे इस बात का कोई डर नहीं। लेकिन चलो कोई नहीं, कल मिल ही लेते हैं। उन पैसों के साथ जगह मैं तुम्हें बताऊंगा। सनी की बात सुनते ही आदर्श के होठों पर मुस्कान दौड़ गई, लेकिन सनी गुस्से में वहां से निकल गया। अभी वो बाहर निकला ही था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। आदि की कॉल देखकर सनी ने फौरन कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सनी यहां मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आदि की बात सुनकर सनी टेंशन में आ गया और उसने पूछा, क्या हो गया, जल्दी बताओ। घबराते हुए आदि बोला, सिमरन का कुछ पता नहीं चल रहा, वो कहां गई? मैं बस अपनी शर्ट धोने गया था, इसी बीच संजय और विक्रांत भी न जाने कहां गायब हो गए। आदि की बात सुनते ही सनी का माथा ठनका और किसी अनहोनी की आशंका से उसने घबराते हुए आदि से कहा, रुक वहीं, मैं पहुंच रहा हूं। और जैसे ही सनी होटल पहुंचा उसने आदि से कहा, हो ना हो संजय और विक्रांत की ही कोई चाल है। तुझे याद है ना, संजय हमेशा अपना एक स्वीट बुक करता है, चल मेरे साथ। सनी और आदि तेज कदमों से उसी स्वीट की तरफ निकल गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने संजय खड़ा था और वहीं साइड में सिमरन नशे में बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी।
ये देखते ही सनी गुस्से में पागल हो गया और वो लगभग दौड़ता हुआ संजय की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर एक घूंसा मारा। मार इतनी तेज थी कि संजय दूर जाकर गिरा। तभी पीछे से किसी के ताली पीटने की आवाज आई। सनी ने चौंक कर पीछे की तरफ देखा तो सोनाली को वहां पाकर शॉक्ड रह गया। सनी कुछ कहता उससे पहले ही सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, रुक जाओ सनी, क्यों मार रहे हो संजय को? तुमसे तो अच्छा ही है। सुना है आजकल उम्र में बड़ी और शादीशुदा औरत के साथ चक्कर चला रहे हो तुम। ये कहते हुए वो सनी के नजदीक आई और उसके गाल पर उंगलियां फेरते हुए बोली, तो हम में क्या खराबी थी? पसंद नहीं आई मैं। सनी थोड़ा पीछे सरका। तभी सोनाली दोबारा से बोली, लेकिन आज तुम्हारे साथ वो होगा जिसके बाद तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। किसी माया की माया आज तुम्हें बचा नहीं पाएगी सनी। फिर सनी के कॉलर को खींचते हुए बोली, कभी शीना के कहने पर तुमने अपनी शर्ट उतारी थी ना, याद है? चलो आज तुम्हें मैं एक टास्क बताती हूं। क्या करने वाली है सोनाली सनी के साथ? क्या सनी सोनाली के चंगुल से निकल सिमरन को बचा पाएगा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सोनाली की बात सुनकर सनी शॉक्ड था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब सोनाली क्या करने वाली है। इस बीच सोनाली शातिर हंसी के साथ मुस्कुराई और दरवाजे पर खड़ी आदि की तरफ देखकर सनी से बोली, लेकिन इस टास्क से मजा तुम्हारे दोस्त को आएगा। फिर सनी के थोड़ा पास गई और उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए आगे बोली, और अगर तुम दोनों ने ये नहीं किया तो? इतना कहकर सोनाली शांत हो गई। सनी अभी भी खामोश उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था कि तभी सोनाली ने कुछ पेपर्स हवा में लहराते हुए सनी के आगे फेंक कर कहा, देखो इन पेपर्स को। याद आया कुछ? उस दिन तुम अपने हॉस्पिटल के इन्हीं पेपर्स को मेरे पर्स में देखकर चौंके थे ना? पता भी है तुमने जिनको जेल पहुंचाया है वो कौन है? डॉक्टर सक्सेना मेरे पापा हैं, और तुमने मेरे पापा के साथ जो किया मैं तुमसे उसका बदला लेकर रहूंगी। इतना बोलकर सोनाली ने जोर से ठहाका लगाया। फिर वहीं कमरे में रखी टेबल के ऊपर गुलदान से एक फूल तोड़ा और उसको अपनी मुट्ठियों में भींचकर मसला और आगे बोली, इस समय मेरे पापा उस अस्पताल में हैं जहां उनको जलील किया गया। वे मेरे एक इशारे पर तुम्हारी बहन का ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे से हटा सकते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो मैं उनसे बात करवा देती हूं। सोनाली की बात सुनते ही सनी और आदि के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। सनी के माथे पर उभरी पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। वो घबराते हुए सोनाली से बोला, खबरदार मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर सनी चीख रहा था और उधर सोनाली, विक्रांत और संजय एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे। तभी सोनाली ने अपने मोबाइल से किसी को कॉल मिलाई और स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अभी सनी पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो शख्स बोला, हाँ सोनाली, मैं बस तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही तुम कहोगी वैसे ही ये लड़की आखिरी सांसें गिनेगी। सनी उस आवाज को पहचान गुस्से में बड़बड़ाया, डॉक्टर सक्सेना, बस एक बार मुझे यहां से निकल जाने दे, फिर तुझे बताता हूं कि आखिरी सांसें कौन गिनेगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इसी बीच सोनाली ने सनी को एक कैमरा देते हुए मुस्कुराकर कहा, सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें कैमरामैन बनकर एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो बनानी है। शूट एंगल उधर बेड की तरफ होगा और हमारे प्यारे से मिस्टर आदि जो वीडियो के हीरो हैं, हमारी भोली सी हीरोइन सिमरन को किस करेंगे। इतना सुनते ही सनी की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया और उसकी मुट्ठियां तन गईं। दूसरी तरफ आदि जोर से चीख पड़ा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, समझी तुम? लेकिन संजय हंसते हुए बोला, बेटा करना तो तुम्हें पड़ेगा। सनी की बहन तुम्हारी बहन और बहन की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें यह करना होगा। ये बोलते हुए संजय ने आदि का कॉलर पकड़कर खींचा और सिमरन की तरफ धकेल दिया। सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदि ने मुड़कर एक बार सबकी तरफ देखा और फिर मजबूरी में सिमरन की तरफ बढ़ने लगा, जो कि नशे में थी। सिमरन को तो होश ही नहीं था कि उसके आसपास चल क्या रहा है। इधर धीरे धीरे आदि सिमरन की ओर जा तो रहा था,
पर उसको अपना हर कदम भारी महसूस हो रहा था और वो मन ही मन रो रहा था। संजय और सोनाली जोर जोर से हंसते हुए बोले, अब पता चलेगा हमसे पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। तभी आदि ने सनी को देख इशारों इशारों में कुछ कहा और फिर अचानक संजय को धक्का दे दिया। इसी बीच सनी आगे बढ़ा और सोनाली को धक्का देकर उसका मोबाइल छीना। फिर सोनाली और संजय को बाथरूम में धकेल बाहर से बंद कर सिमरन को लेकर वे दोनों वहां से भागने लगे। वो दोनों सिमरन के साथ कार तक पहुंचे ही थे कि विक्रांत ने सामने से अपने आदमियों के साथ उन्हें घेर लिया। फिर सनी को देखकर बेशर्मी से हंसते हुए कहा, कौन लगती है ये तेरी, जो हर बार तू इसे बचाने आ जाता है। तभी सनी देखते ही देखते विक्रांत के आदमियों से भिड़ गया। तभी इसी बीच मौका पाकर आदि ने कार स्टार्ट की और भागकर सनी के बिल्कुल नजदीक लेकर आया और चिल्लाते हुए सनी को उसमें बैठने के लिए कहा। सनी ने सिमरन को अंदर बिठाया और उनके बैठते ही वो कार दौड़ने लगी। पीछे पीछे विक्रांत और उसके आदमी भी अपनी अपनी बाइक और कार के साथ दौड़ रहे थे। आदि ने मौका देखते ही कार को दूसरे रास्ते पर मोड़ा और तेजी से कार ड्राइव करने लगा। तभी अचानक उनकी तेज रफ्तार से भागती कार डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। सनी और आदि गाड़ी से जैसे तैसे सिमरन को बाहर निकालने लगे। सिमरन गाड़ी में बेहोश थी और उसके सर से खून निकल रहा था। दोनों सिमरन की इस हालत को देखकर घबरा गए और आदि ने भागकर सड़क पर पीछे से आती हुई एक कार को रोका और लिफ्ट मांगी। फिर दोनों सिमरन को लेकर अस्पताल पहुंचे। जैसे ही सनी अस्पताल में पहुंचा, जोर से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर, आई नीड हेल्प प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। सनी के शोर मचाते ही डॉक्टरों की टीम ने सिमरन का इलाज शुरू कर दिया। जैसे ही डॉक्टर सक्सेना को मालूम हुआ कि सनी वहां पहुंच चुका है, वो वहां से भाग गया। सनी सिमरन की हालत देखकर गुस्से में बड़बड़ाया, तुमने ये सही नहीं किया सोनाली, मैं तुम्हें, विक्रांत और संजय को छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके रहूंगा, ये मेरा वादा है। तुमने सिमरन और मेरी बहन को हर्ट करने की कोशिश की, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सनी को गुस्से में देख आदि ने सनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अभी तुम बस सिमरन की तरफ ध्यान दो। इसी बीच वहां डॉक्टर आया और बोला, मिस्टर सनी, सिमरन को खून की जरूरत है और उनका ब्लड ग्रुप यहाँ के ब्लड बैंक में मौजूद ब्लड से मैच नहीं कर रहा। उन्हें इमीडिएट ब्लड देना पड़ेगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनते ही सनी घबराते हुए बोला, आप हम दोनों का ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए, जिसका भी मैच कर जाए वो ब्लड देने को तैयार है। डॉक्टर ने सनी की बात पर इमीडिएट एक्शन लिया और सनी का ब्लड मैच कर गया। सनी के ब्लड देते ही सिमरन को होश आने लगा। सनी ने राहत की सांस ली। उसके बाद सनी ने कहा, तुम यहीं रुको, जब तक मैं न कहूं तुम सिमरन को अकेला मत छोड़ना, मैं अभी एक जरूरी काम से निकलता हूं। और इतना कहकर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए मिस्टर शर्मा को कॉल मिलाई। अभी सनी ने मिस्टर शर्मा से बात कर कॉल कट ही की थी कि उसके मोबाइल की रिंग बजी। जैसे ही सनी ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से आदर्श की आवाज आई, मिस्टर सनी, बताइए कब और कहां पर मिलना है, मैं आपका इंतजार करूंगा, और हाँ, मेरे रुपए लाना मत भूलिएगा। सनी ने आदर्श को आधे घंटे बाद मिलने का समय दिया और लोकेशन भी शेयर कर दी। उसके बाद टैक्सी लेकर पहले मिस्टर शर्मा के पास गया। उन्होंने उन्हें सब कुछ समझाया। फिर एक बड़े सूटकेस में रुपए रख अपनी कार निकाली और आदर्श की बताई हुई लोकेशन की तरफ जाने लगा। कार में बैठते ही सनी को कुछ ध्यान आया और उसने माया को कॉल लगाई। जैसे ही माया ने कॉल पिक की, सनी ने कहा, लोकेशन शेयर कर रहा हूं, वहां पहुंच जाओ। आदर्श को उसके मांगे रुपए गिफ्ट करने जा रहा हूं, ऐसे में तुम्हारा भी वहां होना बहुत जरूरी है। और ये कहकर कॉल कट कर दी। लोकेशन पर पहुंच सनी कार से उतरा। उसके हाथ में सूटकेस था। सनी ने इधर उधर नजर घुमाई तो सामने से माया आती हुई दिखाई दी। सनी ने अपने चश्मे को उतारकर जेब में रखा और माया की तरफ देखने लगा। माया उसी की तरफ आ रही थी। जैसे ही माया नजदीक पहुंची, सनी ने बैग दिया और बोला, माया, इसमें वो रुपए हैं जो तुम्हारे पति आदर्श ने डिमांड किए थे, लेकिन एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि ये रुपए मैं उससे डर के नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे पहले एक बार बात कर ले, क्योंकि मेरे पास उसके लिए काम है। सनी की बात गौर से सुन रही माया ने जवाब दिया, आदर्श अभी पहुंचने ही वाला है, तुम जैसा ठीक समझो। माया बोल ही रही थी कि तभी वहां आदर्श भी आ गया और ललचाई नजरों से उस सूटकेस की तरफ देखने लगा। आदर्श के मन की बात भांपते हुए सनी ने सूटकेस आदर्श की तरफ बढ़ाया ही था
कि सनी के चेहरे पर एक साथ कई कैमरे की फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगी। सनी ने चौंक कर सामने की तरफ देखा तो वहां कुछ मीडिया वाले खड़े हुए सनी और आदर्श की फोटो कैमरे में कैद कर रहे थे। सनी काफी शॉक्ड था। उसने सवालिया नजरों से जैसे मीडिया वालों की तरफ देखा, वो तरह तरह के सवाल करने लगे। एक मीडिया वाले ने सवाल किया, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक इस छोटे से आदमी को किस बात के लिए रुपए दे रहा है? क्या आप कुछ गलत कर रहे थे? सनी ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि तभी सामने से एक और मीडिया कर्मी बोला, बोलिए ना मिस्टर सनी, आप जवाब क्यों नहीं देते? इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपका और माया का आपस में कोई संबंध है, जो कि पहले से शादीशुदा है और उम्र में आपसे बड़ी भी हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप माया के पति का रुपयों से मुंह बंद करना चाहते हैं? इसी बीच तीसरे मीडिया कर्मी ने पूछा, क्या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए आप आदर्श को रुपए देकर उसका मुंह बंद करना चाहते हैं? सनी और माया घबरा गए। सनी के फेस पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, जबकि आदर्श के होठों पर एक कनिंग स्माइल थी। अब क्या करेगा सनी? क्या वो मीडिया वालों के सवालों का जवाब दे पाएगा या फिर उसे अपनी इस नई कंपनी से हाथ धोना पड़ जाएगा? सनी समझ चुका था कि आदर्श ने उसके साथ धोखा किया है। उसने हाथ उठाकर मीडिया वालों को शांत करना चाहा, लेकिन मीडिया वाले बार बार सवाल करते रहे। एक ने थोड़ा ऊंची आवाज में ताना मारने के लहजे में कहा, इन अमीरों के अच्छे चोचले हैं, पहले लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं और फिर भोले बनकर चुप खड़े रहते हैं। झेलना तो बेचारे परिवार को पड़ता है। यह सुन माया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में एक बार आदर्श की तरफ देखा और फिर वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी आदर्श हंसते हुए उन दोनों पर ताना कसते हुए बोला, देखो ये है मेरी बीवी जो पैसों के लालच में अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। आज कैसे अपना मुंह छुपाकर यहां से भागने की कोशिश कर रही है। और ये है एक नया नया रईस ज्यादा, जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि किसी की बीवी और अपनी उम्र से बड़ी औरत के साथ इश्क लड़ाने का क्या अंजाम हो सकता है। अरे इसका तो पूरा खानदान ही ऐसा होगा। और ये बोलते हुए वो जोर से हंसा। सारे मीडिया वाले कैमरा ऑन करे खड़े थे। उन्हें फुल ड्रामा देखने को मिल रहा था। जैसे जैसे आदर्श सबके सामने उल्टे सीधे बयान दे रहा था, सनी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक आदर्श ने सनी की तरफ देखते हुए जोर से कहा, जिस कंपनी का मालिक इतना कैरेक्टरलेस हो, उस कंपनी को तो मिट्टी में मिला देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आर के ग्रुप्स ये नाम ये रुतबा डिजर्व करता है। अभी आदर्श बोल ही रहा था कि तभी सनी ने गुस्से में आदर्श के गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा दे मारा। तमाचा पड़ते ही आदर्श अपना गाल सहलाने लगा और गुस्से में सनी की तरफ देखा तो सनी ने कहा, खबरदार, जो इस गंदे मुंह से एक शब्द भी निकाला। मैं इतनी देर से चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करते रहो। तभी वहां एक बड़ी सी लग्जरी कार आकर रुकी और देखते ही देखते उसमें से एक के बाद एक 4 बॉडीगार्ड्स उतरे। उन बॉडीगार्ड्स को देखते ही सारे मीडिया वालों के कैमरे उसी तरफ तन गए और चारों तरफ फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी। कौन है ये? किसकी कार है? अब क्या ड्रामा है? इसी बीच कार के पीछे का दरवाजा खुला और उसमें से उतरते हुए आदमी को देखकर मीडिया वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। फिर उसमें से एक चिल्लाया, अरे ये तो मिस्टर आर के मल्होत्रा हैं। आर के मल्होत्रा को देखते ही दूसरी आवाज आई, अरे ये तो सनी के दादाजी रविकांत मल्होत्रा हैं। तभी तीसरा बोला, इनका इस तरह से आना, लगता है अब ये सनी को अपनी कंपनी से निकालने आए हैं। तभी आदर्श मिस्टर मल्होत्रा को देखकर पसीने पसीने होने लगा। आर के मल्होत्रा ने इशारे से सारे मीडिया वालों को कैमरा ऑफ करने के लिए कहा। इशारा मिलते ही सभी मीडिया वालों ने अपने कैमरे ऑफ कर लिए। सनी भी अपने दादाजी को वहां देखकर हैरान था। फिर उन्होंने गरजती आवाज में कहा, मुझे मालूम है कि मुझे यहां देखकर आप सब हैरान हैं। वैसे तो मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता तो अपने घर से ही 1 मिनट में मामला रफा दफा कर देता, लेकिन मुझे लगा कि आज आपको आपकी आंखों के सामने कुछ दिखा दूं। इतना बोलकर मिस्टर मल्होत्रा ने आदर्श की तरफ देखा तो आदर्श के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। आर के मल्होत्रा मीडिया वालों से बोले, मुझे मालूम है कि सच क्या है, लेकिन एक बार आप खुद अपने कानों से सुन लो और ये सच आपको खुद आदर्श बताएगा। क्यों आदर्श?
इतना बोलकर मिस्टर मल्होत्रा ने आदर्श को घूर कर देखा और उनका इशारा पाते ही उनके बॉडीगार्ड्स आदर्श की तरफ बढ़ने लगे। बॉडीगार्ड्स को अपनी तरफ आते हुए देख आदर्श काफी घबरा गया था। आदर्श डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको जो भी वीडियो क्लिप दिखाया या जो कुछ भी कहा वो मेरी सोची समझी साजिश थी। मैं झूठ बोलकर मिस्टर सनी को ब्लैकमेल कर रहा था। आदर्श के मुंह से निकली बात सुनकर वहां गहरा सन्नाटा छा गया। सारे मीडिया वालों को चुप देखकर आर.के. मल्होत्रा फिर से बोले, जो भी वीडियो आप लोगों ने रिकॉर्ड किए उसे हटा दीजिए। आप लोगों के लिए मेरे पास फ्यूचर में देने के लिए बहुत कुछ है, और हाँ, आप लोगों को मेरी तरफ से एक गिफ्ट घर पहुंचते ही मिल जाएगा। आइंदा किसी भी तरह की खबर बनाने से पहले एक बार सोचे जरूर। अभी वे बोल ही रहे थे कि आदर्श वहां से चुपके से खिसकने लगा, लेकिन सनी के दादाजी के बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। दादाजी आदर्श की तरफ आए और गुस्से में घूर कर बोले, आज के बाद अगर तुम इस शहर में नजर आए तो मेरे आदमी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तुमने आर.के. मल्होत्रा ग्रुप्स पर हाथ डालने की कोशिश की थी, याद रखना। आदर्श मुंह लटकाकर वहां से चला गया। तभी दादाजी ने सनी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठकर चले गए। सनी उनको जाते हुए देखने लगा, फिर कुछ देर बाद खुद से बोला, आज ये कैसे इतने मेहरबान हो गए। माया, जो काफी देर से हैरान परेशान थी, सनी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी सनी बोला, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूं, थोड़ी जल्दी में हूं, बाद में बात करते हैं। फिर उसने कुछ सोचा और वापस मोड़कर माया से बोला, शर्मा जी को बुलाओ, मुझे एक मीटिंग करनी है। मैं सभी दिक्कतों को सिरे से खत्म करना चाहता हूं, चाहे वो सोनाली हो, संजय हो या विक्रांत। मैं कोई और रिस्क नहीं ले सकता। सबसे पहले तो मुझे संजय और सोनाली का चैप्टर खत्म करना है। सोनाली की बात पर माया ने हामी में सिर हिलाया, फिर शर्मा जी को कॉल मिलाकर सनी का मैसेज दे दिया। इसी बीच सनी वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अस्पताल पहुंचते ही सनी सबसे पहले अपनी बहन से मिलने के लिए गया। वहां पर कुछ देर रुक डॉक्टर से उसकी हेल्थ के बारे में पूछा और कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस देकर सिमरन के बेड की तरफ बढ़ गया। जैसे ही सनी सिमरन के रूम में पहुंचा, आदि ने बताया, हम सिमरन को घर ले जा सकते हैं, अब वो ठीक है। इस पर सनी ने आदि से कहा, मुझे नहीं लगता कि सिमरन को कॉलेज अपार्टमेंट में रुकना सुरक्षित है, हमें इसे लेकर घर चलना चाहिए। और सिमरन के डिस्चार्ज के बाद आदि और सनी सिमरन को लेकर सनी के घर पहुंचे। अभी घर पहुंचे कुछ मिनट ही हुए थे कि तभी एक गाड़ी की आवाज ने सबको चौंका दिया। जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो वहां एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी उतरा। सनी ने हैरान होकर आदि की तरफ देखा। इसी बीच उस आदमी ने आगे आकर सनी को अपना इंट्रो दिया। सनी बेटा, मैं रितेश, आपका छोटा चाचा। मुझे यहाँ पिताजी ने आपकी हेल्प के लिए भेजा है, क्योंकि अब तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो रिस्क नहीं लेना चाहते। सनी को समझ नहीं आया कि अचानक ही ये कहां से आ गए। पापा ने तो कभी बताया नहीं था इनके बारे में, लेकिन मौका मिलते ही जरूर पूछूंगा। रितेश ने फिर संजय के बारे में कुछ जानकारी ली और वहां से निकल गए। सनी अपने चाचा से मिलकर काफी हैरान था। तो उधर दूसरी तरफ विक्रांत ने संजय को कॉल मिलाकर कहा, तुम सनी को ऐसे कैसे अपने हाथ से निकलने दे सकते हो? तुम्हें अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहिए। तुम अपने पापा की मदद क्यों नहीं लेते? इस पर संजय ने विक्रांत से मायूसी के साथ कहा, क्या बताऊं, मैंने पापा से बात की थी, मगर पता नहीं क्यों उन्होंने कहा कि इसे अपने लेवल पर सुलझाओ, लेकिन मैं उनसे मिलूंगा जरूर। संजय की बात सुनते ही विक्रांत भी परेशान हो गया और फिर संजय से बोला, चल छोड़, इस समस्या का कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे, कल मिलते हैं। फिर विक्रांत ने कॉल कट कर दी, लेकिन संजय काफी टेंशन में था और उसके दिमाग में कुछ चल भी रहा था। इसी चक्कर में वो एक क्लब बार में जाकर बैठ गया। अभी वो ड्रिंक पी ही रहा था कि वहां पर सनी के चाचा रितेश पहुंच गए। दरअसल आर.के. मल्होत्रा के कहने पर वो संजय के ऊपर नजर रखे हुए थे। अचानक से क्लब की सारी लाइट्स बंद हो गईं और इसी बीच संजय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर कुछ ढक दिया। संजय उस कपड़े को हटाने लगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। संजय चिल्लाया, कौन है, छोड़ो मुझे। लेकिन तभी कोई उसे लात घूंसों से मारने लगा और मारते मारते संजय को खींचकर बाहर ले आया। संजय ने अपने ऊपर पकड़ ढीली पाकर
जैसे ही कपड़े को मुंह से हटाया, वहां कोई नहीं था। दरअसल सनी के चाचा रितेश ने उसका ये हल किया था और उसके कपड़ों को बड़ी टेक्निक से फाड़कर अब वहां से जा चुके थे। संजय हैरानी के साथ इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसका ध्यान अपने चारों तरफ खड़े लोगों की तरफ गया, जो उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। संजय ने गुस्से में उनको देखा, फिर उसका ध्यान अपने कपड़ों की ओर गया, जो जगह जगह से फट चुके थे। संजय पागलों के जैसे लोगों को मारने के लिए लपका, फिर मन मसोस कर खुद से बोला, हो ना हो, ये सनी की ही कोई चाल है। मुझे पापा से बात करनी ही होगी। दूसरी तरफ सनी के कहे मुताबिक माया ने सनी और मिस्टर शर्मा के साथ मीटिंग अपने घर पर ही रख ली थी। कुछ बातों का डिस्कशन होने के बाद मिस्टर शर्मा वहां से चले गए। जैसे ही सनी जाने के लिए उठा तो माया ने एकदम से सनी का हाथ पकड़ लिया और सनी की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज सनी, मैं बहुत अकेली हूं, आज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, प्लीज, लव यू। सनी माया की इस हरकत पर काफी शॉक्ड था। वो कुछ कहता उससे पहले ही माया ने सनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे के अंदर बढ़ने लगी। क्या होगा माया की बात पर सनी का जवाब? क्या करने वाला है सनी संजय, सोनाली और विक्रांत के साथ? क्या होगा जब सिमरन को पता चलेगा माया के इरादे के बारे में? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। माया की बात सुनकर सनी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल उसने एक झटके से माया को खुद से दूर करते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो माया? मुझे लगता है आजकल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जवाब में माया उसे गहरी नजरों से घूरने लगी, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इसमें गलत क्या है सनी? अगर मैं तुम्हें चाहने लगी हूं तो? कहते कहते माया के शब्द उसकी जबान पर ही रह गए। सनी ने एक लंबी सांस ली और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी माया उससे आकर लिपट गई। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर चुका था और अब सनी धीरे धीरे काफी बेचैन होने लगा। सनी के मुंह से निकला, नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। जवाब में माया ने अपनी पकड़ तेज करते हुए कहा, सब कुछ पॉसिबल है सनी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। क्या कमी है आखिर मुझ में? गौर से देखो तुम मुझे, मैं सिमरन से भी ज्यादा खूबसूरत हूं। सिमरन का नाम सुनते ही सनी ने माया को अपने से दूर झटक दिया, फिर अपनी सांसों पर काबू पाते हुए गुस्से में बोला, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना माया, हमारे रास्ते अलग हैं और ये सब बात तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। इतना कहकर सनी वहां से निकलने लगा। तभी माया ने तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी सनी, सिमरन या कोई और तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। सनी ने उसकी बात को अनसुना किया और आगे बढ़ गया। एक तरफ सनी की जिंदगी में अब नया तूफान आ चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ आज एक बड़ी सी महफिल में ऐसी पार्टी चल रही थी जहां शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ कई खूबसूरत लड़कियां भी मौजूद थी और उन सब के बीच खड़ा था संजय का बाप अमरेंद्र। ड्रिंक का ग्लास हाथ में थामे सभी का ध्यान उन्हीं की तरफ था, क्योंकि लोगों की नजरों में अमरेंद्र का रुतबा अब किसी बड़े रईस से कम नहीं था। और तभी वहां पर संजय अपने फटे पुराने कपड़े में बदहवास सा दौड़ता हुआ आया, जिसे देखते ही कई लोग और लड़कियां उस पर हंसने लगे। किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अब ये कौन सा भिखारी यहां घुस आया? इस पर संजय चिल्लाते हुए बोला, शट अप, आई एम संजय, जिसकी पार्टी में तुम लोग मौजूद, उसका बेटा हूं मैं। पलक झपकते ही महफिल खामोश हो गई। संजय चारों तरफ अपने पापा को ढूंढने लगा और वहीं जब अमरेंद्र ने उसे देखा तो हैरानी से उसकी तरफ बढ़ गया। संजय के फटे हुए कपड़े देख अमरेंद्र ने जल्दी से अपना कोट उसे पहनाया और फिर उसे गले लगाते हुए बोला, संजय, किसने किया ये सब? जवाब में संजय उनसे अलग हुआ और फिर चिल्लाते हुए बोला, वही सनी, उसी ने किया ये सब, और कोई हो ही नहीं सकता। मैंने पहले भी आपसे मदद मांगी थी डैड, लेकिन आपने मना कर दिया। सनी का नाम सुनते ही अमरेंद्र चौंक पड़ा। उसे याद था जब सनी ने आदि का बिजनेस बचाने के लिए उसके साथ डील की थी तो सनी ने उसे धमकी भी दी थी। पल भर में अमरेंद्र का गुस्सा ठंडा हो गया और वो एक लंबी सांस लेते हुए बोला, सनी के बारे में मैंने पता किया है संजय, अभी उससे पंगा लेना सही नहीं है। ये जो सब कुछ तुम मेरे पास देख रहे हो
ये सनी ने ही मुझे आदि का बिजनेस लौटाने के बदले दिए थे। अगले ही पल संजय उनसे दूर होते हुए चिल्लाया, मैं ये सब नहीं जानता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सनी से इतना डर क्यों रहे हैं। संजय के इस तरह चिल्लाने से वहां खड़ी भीड़ अब अमरेंद्र की तरफ देखने लगी थी। अमरेंद्र उससे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनका फोन बजा। स्क्रीन पर देखा तो किसी अनजान नंबर से कॉल था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सनी की आवाज आई, तुम्हारा नालायक बेटा तो तुम्हारे पास पहुंच ही गया होगा। अब जो उसने किया है उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, वो भी हर वक्त हर पल। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे पास कुछ चीजें भेज रहा हूं।